सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीएमए प्रिया सेन। वेलकम टू ज्ञान सागर क्लासेस। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो फाइनली आज आपके सीएमए फाउंडेशन के चारों पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली आप सभी बच्चे सीएमए फाउंडेशन क्वालिफाई करने वाले हैं। इसीलिए हमारा न्यू बैच सीएमए इंटर का स्टार्ट हो रहा है, जो कि 17 दिसंबर वेडनेसडे से हो रहा है। तो आप जल्दी से उस बैच के लिए खुद को एनरोल करवा लीजिए। पेपर 1 और पेपर 2 का सोल्यूशन ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। अभी अपन डिस्कस करेंगे पेपर 4, जो कि इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट का है, और पेपर 3 भी बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अपन डिस्कस करते हैं पेपर 3, सॉरी पेपर 4। ठीक है, तो देखिए इससे जो 1 to 50 के क्वेश्चन थे वो मैथ और स्टेट के थे, उसका बहुत ही जल्द हमारे यूट्यूब चैनल पे सॉल्यूशन अभी अपलोड हो जाएंगे। तो हम इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट का पेपर सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है? व्हेन टू प्रोड्यूस भी नहीं होती, वेयर टू प्रोड्यूस भी नहीं होती, हाउ मच टू प्रोड्यूस भी नहीं होती। तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव। तो क्या होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस होती है। इसमें कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व की बात हो रही है, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और कॉनकेव टू द ओरिजिन होता है। तो इसका आंसर होगा 52 का बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से आपको फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था। डिमांड शेड्यूल्स की बात हो रही है, डिमांड शेड्यूल की। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल दोनों को कनेक्ट करके स्टेटमेंट दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ऑप्शन डी है, जिसमें बोला गया है मार्केट डिमांड शेड्यूल इज द हॉरिजॉन्टल समेशन। हॉरिजॉन्टल समेशन का मतलब होता है बहुत सारे इंडिविजुअल को जब अपन ऐड कर देते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल समेशन बोलते हैं। तो हमारी क्या आ जाती है? मार्केट डिमांड आ जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। एट विच पॉइंट ऑफ द लीनियर डिमांड कर्व पॉइंट इलास्टिसिटी इज मिनिमम। तो ये पॉइंट इलास्टिसिटी वाला मेथड है, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक ही डिमांड करके 5 पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो इसमें हमने याद करा था सबसे ऊपर सबसे मैक्सिमम आती है, और यहाँ पे सबसे क्या होती है? लोवेस्ट आती है। तो हमसे पूछा गया था मिनिमम, जो कि कहाँ होती है? एट द बॉटम पॉइंट, यहाँ पे, जो कि OX एक्सिस पर होता है। तो 54 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। 55, in which one of the following case extension मतलब expansion of supply of a product will take place। expansion and contraction हमेशा और हमेशा प्राइस में चेंज की वजह से होता है। तो expansion का मतलब क्या होगा? प्राइस ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा। तो इसका आंसर क्या होगा? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द कंसर्न्ड प्रोडक्ट। Which one of the following cost curve is continuously following as the output increases। ये हमने आपको एग्जाम में कितनी बार दिया था, शायद आपको टेस्ट सीरीज में भी दिया गया था। इसका आंसर क्या होगा? AFC। AFC हमेशा क्या होती है? डिक्रीज होती है। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, AFC होगी डिक्रीज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू द एमपी डज नॉट टेक। देखिए इसमें पूछा गया है इसमें से कौन सी वैल्यू एमपी की नहीं होती। तो हमें पता है मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है, जो मार्जिनल वैल्यू होती है, वो जीरो भी होती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? कैन नॉट बी डिफाइंड। क्योंकि डज नॉट पूछा गया था, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो 57 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। इफ एन इकोनॉमी डिमांड इंक्रीजेस वाइल सप्लाई रिमेन कांस्टेंट देन देयर विल बी। अगर एक इकोनॉमी है, उसके अंदर डिमांड इंक्रीज होती है और सप्लाई कांस्टेंट रहती है। तो मैंने आपको हमेशा क्लास में जब ये सोल्व करना सिखाया था, तो मैंने आपको बताया था इस वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा क्या बनाना है? कर्व बनाना है। तो इसमें आपने डिमांड कर्व बनाया होगा, सप्लाई कर्व बनाया होगा। डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड कर्व किधर शिफ्ट होगा? अगर डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड कर्व शिफ्ट होगा ऊपर की तरफ, मतलब राइट की तरफ। जैसे ही हमने इसको राइट की तरफ शिफ्ट कर दिया, देखिए प्राइस भी इंक्रीज हो गई और डिमांड भी इंक्रीज हो गई। इंक्रीज इन द बोथ प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। सेलिंग कॉस्ट हमारे मॉड्यूल में कैरेक्टरिस्टिक दे रखी थी, उसमें ओलिगोपोली मार्केट भी होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट भी होता है। मोनोपोली मार्केट में सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, बिकॉज कंज्यूमर आर बाउंड टू परचेज द गुड्स फ्रॉम दैट सेलर ओनली। तो वहाँ पे एक ही सेलर है, तो जहाँ पर मल्टीपल सेलर होते हैं वहाँ पे क्या होती है? सेलिंग कॉस्ट होती है। तो 59 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। रिफ्लेक्ट डिफरेंट प्राइस फॉर द डिफरेंट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को डाउट होगा, उन्होंने फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया हो सकता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हम पढ़ते हैं ना, जो पीगू थे, प्रोफेसर पीगू, उन्होंने कंसेप्ट दिया था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वाला। इसमें हमने थर्ड डिग्री पढ़ी थी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सेकंड वाला तो क्वांटिटी के बेसिस पे होता है, फर्स्ट वाला हमने पढ़ा था कंज्यूमर के बेसिस पे होता है, उसकी परचेजिंग पावर के बेसिस पे होता है। जहाँ पे जो रिच पीपल होता है उनसे ज्यादा प्राइस चार्ज की जाती है, जो पुअर पीपल होते हैं, मिडिल क्लास होती है, उनसे कम प्राइस चार्ज की जाती है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या था? डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर था, यहाँ पे परचेजिंग पावर की बात नहीं हो रही थी। यहाँ पे मतलब ग्रुप कहाँ पे होते हैं? एक तो इलास्टिक मार्केट में और दूसरा इन इलास्टिक मार्केट में। तो यहाँ पे सब मार्केट वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी।
इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट वो होता है जहाँ पे प्राइस चेंज नहीं होती, और जहाँ पे प्राइस चेंज नहीं होगी ना तो वहाँ पे ए आर चेंज होगी और ना ही एम आर चेंज होगी। तो इसमें क्या होगा 61 में ऑप्शन ए। 62, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट देयर इज नो एंट्री एंड नो एग्जिट ऑफ द फर्म। तो मोनोपोली मार्केट में सिंगल सेलर होता है और वहाँ पे बहुत सारे बैरियर्स होते हैं एंट्री और एग्जिट को लेके, इसलिए यहाँ पे ना तो कोई एंट्री होती ना ही कोई एग्जिट होती है, इसलिए इसमें लॉन्ग रन में क्या होता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो 62 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। In economics is a formal association independent firms or individual which or who decide to restrict the market supply and or fix prices aiming to increase profit and market dominance। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसा मार्केट जहाँ पे जो कुछ फर्म होती है वो ग्रुप बना लेती है, ग्रुप बना के क्या करती है, प्रोडक्ट को कंट्रोल कर लेती है या प्राइस को कंट्रोल कर लेती है। प्रोडक्ट मतलब क्वांटिटी को कंट्रोल कर लेती है या प्राइस को कंट्रोल कर लेती है। तो हमारे मॉड्यूल में एक एग्जांपल दे रखा था ओपेक वाला, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, उस वाले एग्जाम्पल को ध्यान में रख के क्वेश्चन बना गया और हमने क्लास में डिस्कस भी किया था, इसको क्या बोलते हैं, कार्टल या कल्यूसिव ओलिगोपोली। 63 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। अ मोनोपोलिस्ट फर्म इन द शॉर्ट रन कैन अर्न। तो मोनोपोलिस्ट फर्म कौन सी होती है, देखिए इसका आंसर होगा, इसका आंसर एनी ऑफ द अबाउट नहीं होगा। मोनोपोलिस्ट मतलब मोनोपोली मार्केट के सेलर की बात हो रही है। मोनोपोलिस्टिक और मोनोपोली मार्केट के सेलर में डिफरेंस होता है। मोनोपोलिस्ट फर्म का मतलब है मोनोपोली मार्केट, तो वहां पे क्या होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। 64 का आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ अ प्रोडक्ट इन फीचर ऑफ विच मार्केट, कौन से मार्केट में क्लोज सब्सटीट्यूट होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में। हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सेम गुड्स होते हैं, होमोजेनियस गुड्स होते हैं, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में गुड्स सेम होते हुए भी उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होता है। तो इस मार्केट में बहुत सारे सब्सटीट्यूट होते हैं, तो क्लोज सब्सटीट्यूट इसका फीचर है। देखिए ऐसे तो बी में भी होते हैं, ओलिगोपोली मार्केट में भी होते हैं, परफेक्ट सब कंपटीशन में भी होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में तो बिल्कुल ही आइडेंटिकल होते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है सेम आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ उसके अंदर डिफरेंशिएशन है, तभी तो सब्स्टिट्यूट बोलेंगे। तो वैसे तो ओलिगोपोली भी सही होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी सही होता है, लेकिन अगर यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन नहीं गिवन होता तो हमारा आंसर सी होता है, लेकिन यहाँ पे सी भी गिवन है, तो आपको मोस्ट सुटेबल आंसर ढूंढना है। तो मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एज अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी प्राइस लीडरशिप कैन बी सीन इन, देखिए प्राइस लीडरशिप हमने कहाँ पढ़ा था, जब हमने ओलिगोपोली मार्केट के नॉन कल्यूसिव मॉडल पढ़े थे, वहां पे चार पढ़े थे, कोर्नोट, बेर्ट्रेंड, स्टेकलबर्ग और एजबर्ग। स्टेकलबर्ग मॉडल में यही तो पढ़ते हैं, एक फर्म क्या होती है, लीडर, बाकी उसको फॉलो करती है। तो ये कौन से मार्केट में पढ़ा था, ओलिगोपोली में। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जैसे इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट को डाउट होगा कि क्या करें इस बार। देखिए आपका पेपर का लेवल काफी अच्छा आया है, अब तक सीएमए की जो हिस्ट्री है उसमें सबसे अच्छा लेवल रहा है इस पेपर का। हम इसको टफ नहीं बोल सकते, ये आपके कोर्स के अकॉर्डिंग बना हुआ पेपर है। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इसमें आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना था अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट क्या होती है, क्या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होती ही नहीं है, बिकॉज उस मार्केट में सभी के गुड्स सेम है, तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर भी लोगे तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर इमोबाइल, क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इमोबाइल होते हैं, क्या नहीं होते। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो जैसे लेबर, लेबर अपने आप में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो मोबाइल होता ही होता है। नंबर ऑफ बायर्स स्मॉल होते हैं, क्या परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नंबर ऑफ बायर्स स्मॉल नहीं होते। इसका आंसर क्या होगा, अ फर्म कैन टेक अ डिसीजन ऑन द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस। हमने पढ़ा था परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट प्राइस टेकर होता है, लेकिन क्वांटिटी तो खुद डिसाइड कर सकता है। अगर इसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 67 का बी। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेलर विच मार्केट हैज लीस्ट सेलर, सबसे कम किसमें होंगे, मोनोपोली में, सिंगल सेलर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ नैरो मनी इन इंडिया, नैरो मनी मतलब जिसमें बहुत कम मॉनेटरी एग्रीगेट के अंदर हमारी मनी सप्लाई या मनी की क्वांटिटी इंक्लूड हो पाती है, वो कौन सा होता है, M1। ठीक है, 69 का होगा ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर एज अ कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, हमने एक टॉपिक पढ़ा था इन्फ्लेशन के कॉजेस, उसमें पढ़ा था हमने डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, उसके अलावा भी हमने मल्टीपल फैक्टर्स पढ़े थे। तो देखिए इंक्रीज इन इनडायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर जाता है, अगर इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज होगी तो प्रोडक्ट की प्राइस इंक्रीज होगी, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इन्फ्लेशन। इंक्रीज इन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ द गुड्स, देखिए इंटरनेशनल प्राइस ऑफ द गोल्ड नहीं आएगा, गोल्ड अपने आप में फिनिश गुड्स है। अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट होता इंक्रीज इन द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ द इनपुट,
इनपुट मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस इंक्रीज होती तो हम उसको इंपोर्ट करते, इंपोर्ट करके हम फिनिश गुड्स बनाते, तब तो इन्फ्लेशन अराइज होता। लेकिन गुड्स गोल्ड में इंक्रीज हो जाने से हमारी कंट्री में इकोनॉमी पे डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ज्यादा करेगी, अनप्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, सब्सिडी वगैरह देगी, ठीक है, अलाउंसेस दे देगी, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी, तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, तब भी इन्फ्लेशन अराइज होगा। मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक इंक्रीज करेगा तो मनी सप्लाई ज्यादा होती है, लोगों के पास पैसा ज्यादा, पैसा ज्यादा, डिमांड ज्यादा, डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंसिडर्ड, तो नेगेटिव क्वेश्चन है, तो ए बी डी से तो इन्फ्लेशन होता है लेकिन बी से इन्फ्लेशन अराइज नहीं होता है। टेम्पररी लोन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द आरबीआई टू स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज नोन एज। अब देखिए यहाँ पे ये तीनों स्टेटमेंट तो हमारे मॉनेटरी जो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के टूल होते हैं उसके अंदर आते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन हमने देखा था, मार्केट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। मार्केट स्टेबलाइजेशन बोर्ड भी यही होता है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी यही होता है। इसमें क्वेश्चन ये था कि आरबीआई ने अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन दिया है तो वो अपनी बैलेंस शीट में कैसे शो करती है। तो जैसे मैंने किसी को लोन दिया है तो मैं अपनी बैलेंस शीट में कैसे दिखाऊंगी उसको, लोन या एडवांस दिखाऊंगी, तो आरबीआई कैसे दिखाता है, वेज एंड मींस एडवांसेस। तो इसका आंसर होगा 71 का ऑप्शन ए। Which one of the following organization not provided industrial credit? अगेन इसमें आपको अपना दिमाग लगाना था। अगर नाबार्ड की फुल फॉर्म पता है, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो ए का मतलब क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है ना। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इंडस्ट्रियल को नहीं देता है, तो नाबार्ड किसको देता है, एग्रीकल्चर को देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये तीनों किसको लोन देते हैं, इंडस्ट्री को लोन देते हैं। ये भी हमने क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस करा था, आपकी नोटबुक में नोट भी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। दो टाइप के मार्केट पढ़े थे, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म का होता है, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म का होता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू होता है, दैट इज डिबेंचर। ट्रेजरी बिल भी मनी मार्केट का, कमर्शियल पेपर भी मनी मार्केट का, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी मनी मार्केट का है। इसको गवर्नमेंट इशू करती है, इसको कंपनीज इशू करती है, इसको कमर्शियल बैंक इशू करते हैं। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ एम आई एम एफ ऑफ कंपनी कंप्राइजेस अ बास्केट ऑफ, इसका आंसर होगा 5 करेंसी। अब देखिए ये आपके सिलेबस में नहीं गिवन है, लेकिन ये आपसे इसलिए पूछा गया है बिकॉज हमारे सिलेबस में आईएमएफ के बारे में भी दे रखा है। आपको ये भी पता था आईएमएफ की करेंसी क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं। इसलिए यहाँ पे करंट जीके का क्वेश्चन पूछ लिया गया कि कितनी होती है, तो टोटल 5 करेंसीज होती है। ये क्वेश्चन गलत हो गया तो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कभी कभी जो करंट से रिलेटेड होते हैं। टू कंट्रोल इन्फ्लेशन द आरबीआई माइट रिसोर्ट, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, कंसेप्ट समझाने के बाद इन्फ्लेशन वर्ड आते ही सारी चीजें इंक्रीज होगी, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज होगी। तो देखिए इसमें रिड्यूस लिख रखा है तो गलत हो गया। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑल ऑफ द अबाउ नहीं करना था, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है, 75 का आंसर ऑप्शन बी। इज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी मैंडेट टू एक्वायर एन एग्रीगेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। इसका मतलब देखिए क्या है, ऐसी कंपनी जो पब्लिक सेक्टर की है और वो क्या करती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को एक्वायर करती है। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था बेड बैंक वाला। अब देखिए बेड बैंक से क्वेश्चन नहीं आया जबकि हमारे सिलेबस में बेड बैंक था, उसके उससे लिंक करके दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसका मतलब है NARCL का मतलब नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। देखो इसमें भी अगर आप अपना कॉमन सेंस लगाए तो इजीली हो जाता। एसबीआई ऐसा कोई काम नहीं करता, आईएफसीआई किसको लोन देता है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को लोन देता है, सिडबी भी किसको देता है, इंडस्ट्रियल यूनिट को लोन देता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक था, तो इसमें आप दिमाग लगाते तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा मिलता है, ये नेशनल। हालांकि हो सकता है आपका क्वेश्चन गलत हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा सोचते तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात हो रही, तो एसबीआई भी नहीं एक्वायर करता, आईएफसीआई भी नहीं करता, एसडीबी भी, ये सब तो लोन देते। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। सेबी इज द प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी फॉर द ओवरसीइंग एंड रेगुलेटिंग द फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज। अब हमने पढ़ा था सेबी किसको कंट्रोल करता है, कैपिटल मार्केट को। कैपिटल मार्केट का मतलब किस होता है, स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका आंसर क्या होगा, 77 का बी। द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फ्रेम्ड बाय द, इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। अंडर द पेस्टल फ्रेमवर्क, एस स्टैंड फॉर सोशल।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ द माइक्रो एनवायरमेंट? माइक्रो एक्सटर्नल होते हैं, इसके अंदर सप्लाई, कंप्यूटर, कस्टमर सब आते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजिकल किसके अंदर आता है? मैक्रो के अंदर आता है। हमसे माइक्रो पूछा गया था, माइक्रो कौन सा नहीं है, तो 80 का आंसर डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी? देखिए ये जो चैप्टर था ना अपना बिजनेस एनवायरमेंट, इसको हमने पढ़ा था सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। तो यहाँ पे मैक्सिमैक्स क्राइटेरिया भी होता है, लाप्लेस क्राइटेरिया भी होता है, मिनिमैक्स क्राइटेरिया भी होता है। यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग क्राइटेरिया होता है कंज्यूमर के लिए, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 81 का आंसर होगा ऑप्शन बी। Which one of the following is not a part of the internal business environment? Internal business environment का कौन सा पार्ट नहीं होगा? 82 का आंसर होगा सी। ग्लोबलाइजेशन एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन मैक्रो एनवायरमेंट डज नॉट इंक्लूड। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पूरे वर्ल्ड के सारे मार्केट को इंटीग्रेट कर देना, इंक्लूड करके एक बना देना। तो फेमा फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करता है, तो ये भी होगा। मेंबरशिप ऑफ डिफरेंट ट्रेड ब्लॉक, तो बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में ट्रेड ब्लॉक बने हुए हैं, फ्री ट्रेड ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं। एफडीआई का मतलब भी क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये सब तो फॉरेन करेंसी को और फॉरेन ट्रेड को इम्पैक्ट करते हैं या प्रमोट करते हैं ग्लोबलाइजेशन करने के लिए। डीवैल्यूएशन इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी। कौन सी अथॉरिटी इंडिया के अंदर ई रूपी को मैनेज करती है? देखिए अगर ई रूपी की बात हो रही है तो आरबीआई आएगा, बिकॉज इंडिया में मोनोपोली पूरी किसके पास है? नोट इशू करने की, भले ही वो पेपर करेंसी हो या डिजिटल करेंसी हो, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? आरबीआई। अगर सिस्टम की बात होती, डिजिटल सिस्टम की, यूपीआई की बात होती, तब हमारा क्या आता? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आता। लेकिन यहाँ पे ई रूपी को मैनेज करने की, मतलब इशू करने की बात हो रही थी, तो 84 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। माइक्रो एनवायरमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ऑपरेटिंग एनवायरमेंट। 85 का आंसर होगा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट के। पहला क्वेश्चन 86 क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसका आंसर ऑल ऑफ द अबाउ, सारे स्टेटमेंट सही थे। नेम ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर वेयर वी वांट टू गो? इसका आंसर क्या होगा? प्लानिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटेंट थ्योरी? कंटेंट थ्योरी कौन सी नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। Suggest that individual compare their own input output ratio, effort put in versus compensation received with that of the other। इसका आंसर होगा इक्विटी थ्योरी। ये कौन सी थ्योरी बताती है? 89 आंसर होगा ऑप्शन बी। द डिसीजन विच आर फ्रिक्वेंट एंड रिपीटेटिव नेचर आर कोल्ड, उसको बोलते हैं प्रोग्राम डिसीजन, जो बार बार रिपीट होते हैं, फ्रिक्वेंट होते हैं। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट? 5 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बताए थे हेनरी फेयोल ने। The management function that involves evaluating employee performance and providing feedback is known as a। तो लास्ट स्टेप होती है, उसमें क्या करते हैं? फीडबैक देते हैं, दैट इज कंट्रोलिंग। व्हाट इज द लास्ट स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस? लास्ट में क्या करते हैं? इंप्लीमेंट करते हैं, इंप्लीमेंटिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। 94 is a mental shortcut or rule thumb that helps make quick decision and judgment without having to think through detail। तो इसका आंसर होगा ह्यूरिस्टिक प्रोसेस, जहां पे हम ज्यादा सोचते नहीं है। 95 which is not a characteristic of the control phase? कंट्रोल फेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं होती? प्रिपरेशन, प्रिपेयरिंग द बजट। ऑप्शन बी। 95 का आंसर होगा ऑप्शन बी। कम्युनिकेट 96 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंटेनेंस फैक्टर? 96 का आंसर होगा ऑप्शन ए सैलरी। कम्युनिकेशन बिगिन विद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्टार्ट कहां से होगी? जहां से हम आइडिया जनरेट करेंगे। 97 का आंसर होगा ऑप्शन बी आइडिया जनरेशन। द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉन फॉर द गिविंग राइज टू रूमर्स इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। रूमर्स के ऊपर भरोसा करते हो, फॉर्मल नहीं होता, क्या होता है? इनफॉर्मल होता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज एन एजेंट? एजेंट कौन होता है? मैनेजर। 99 का आंसर होगा ऑप्शन बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद स्टाफिंग? इसमें से कौन स्टाफिंग के साथ कंसर्न नहीं होगा? पब्लिसिटी। ठीक है, तो आई होप आप सभी का पेपर अच्छा होगा। थोड़ी ही देर में मैथ और स्टेट का पेपर भी अपलोड हो जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, और आप जल्दी से जल्द एनरोल करवा लीजिए खुद को, जो कि हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है 17 दिसंबर से। तब तक के लिए शुक्रिया।